इंडिया में लोग स्टॉक मार्केट से बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं। ये सोचकर आते हैं यहाँ पे कि ये अच्छा मौका है बड़ा पैसा कमाने का, अपने सपनों को सच्चाई के अंदर हकीकत में बदलने का, अपनी ज़िंदगी के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने का और एक नॉर्मल ज़िंदगी से अपग्रेड करने का। सोच ये होती है कि मैं मिडिल क्लास इनकम किसी तरह मैं अपर मिडिल क्लास में आ जाऊँ। ऐसे समय पे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी छपते हैं कि देखिए रिटेल पब्लिक की ताकत क्या है। इंडिया के स्टॉक मार्केट का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छा और बड़ा पैसा कमाने की, और जब बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं तो आप पीछे क्यों हैं। इसी तरह से हाइप क्रिएट की जाती है, लेकिन कुछ सालों बाद पिक्चर पूरी तरीके से बदल जाती है। जो इन्वेस्टर बड़े उत्साह के साथ मार्केट में आए थे वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं। कुछ पैसा लेके, कुछ प्रॉफिट बुक करके, कुछ लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। जिस इक्विटी ने उन्होंने सुनहरे सपने दिखाए थे उसी इक्विटी से वो मुंह मोड़ लेते हैं। कई सारे आर्टिकल इस ट्रेंड को हाईलाइट भी करते हैं, जैसे मिंट का ये आर्टिकल कि न्यू इन्वेस्टर्स का एडिशन 18% मंथ ऑन मंथ डिक्रीज हुआ है, या फिर ये दूसरा आर्टिकल जिसमें दावा किया गया है कि 5 मिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट से पिछले साल एग्जिट कर गए। कहीं लिखा जाता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में बहुत सारा लॉस हो रहा है, इसके ऊपर रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। तो कुछ कहते हैं कि जो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा रेकलेस है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसी साइकिल्स पहले भी हो चुकी हैं, चाहे वो 90 का ज़माना हो, चाहे फिर 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद हो, या फिर जो लेटेस्ट अभी कोविड क्रैश हो उसके बाद। और इन सभी साइकिल से एक बात साफ होती है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो एक सिंपल सा सवाल आता है कि एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं। इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हम इस वीडियो के में बात करेंगे। हम बात करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स कितने रिस्की होते हैं, क्या मेजॉरिटी जो स्टॉक्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे सेफ एसेट्स को भी आउट परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, कॉन्सेंट्रेशन मेथड या डाइवर्सिफिकेशन, क्या केयरफुल स्टॉक पिकिंग आपको मार्केट को बीट करने की पोजीशन में लेकर आ सकती है, क्या डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअल में वर्क करता है, और अगर करता है देन हाउ मच इज इनफ, व्हाट अबाउट वैल्यूएशन, व्हाट अबाउट टाइमिंग, कौन कौन से बिहेवियरल ट्रैप्स हैं जो आपको रोकते हैं सक्सेसफुल होने से, और क्या कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो को रखना इसके जो रिस्क है इसको जस्टिफाई करता है या फिर सिर्फ एक गैम्बल है। इन सभी पॉइंट्स पर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अंकित भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिस्क को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा इडियोसिंक्रेटिक रिस्क, जिसको अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। यह पर्टिकुलर रिस्क जुड़ा हुआ होता है किसी भी कंपनी की फंक्शनिंग से। क्या कंपनी की मैनेजमेंट में कोई कमी तो नहीं, क्या कोई फाइनेंशियल बर्डन है, या फिर उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन तो नहीं चल रहा। ऐसी सारी बातें डायरेक्टली नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को गिराने के लिए। फॉर एग्जांपल यस बैंक आप याद कीजिए, 2018 से लेके 2020 तक उसमें मैनेजमेंट ट्रबल था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से जो स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो 20 से भी नीचे आ गया। इडियोसिंक्रेटिक रिस्क का इफेक्ट हमेशा पोर्टफोलियो पर नेगेटिव ही होता है। इसके चलते इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अब वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस रिस्क को रिड्यूस तो करेगा, लेकिन जो मार्केट रिस्क है, जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी जो आप सिस्टमैटिक रिस्क ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव आउटकम के लिए ले रहे हैं, पॉजिटिव रिटर्न के लिए ले रहे हैं। जब भी बात होती है कॉन्सेंट्रेशन इन पोर्टफोलियो की तो सवाल आता है दैट हाउ मच इज टू मच। इसको फिगर आउट करने के लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। पहला, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा ले रहा है तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन है। अगर टॉप 5% पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो 50 to 60% बना रहे हैं आपके पोर्टफोलियो का, देन यू आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये इक्वेशन 70 से ऊपर चली जाती है देन यू आर डेंजरसली एक्सपोज टू इडियोसिंक्रेटिक रिस्क। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो अगर आपका जो वेटेज है किसी भी सेक्टर में 40% से ऊपर जाता है तो उसको हम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। एक और डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स गिनाने वाले लोग मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर ये सोच भी आती है कुछ लोगों की कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लो, वो जो रिस्क है, वो जो गैम्बल है उसको आपको लेना ही पड़ेगा। उनका लॉजिक सिंपल है, देखिए अगर बड़ा पैसा चाहिए तो कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस रखनी पड़ेंगी आपको, और अगर आपको नॉर्मल पैसा चाहिए तो डाइवर्सिफाई करो। अब ये बात सुनने में प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो एक्चुअल रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेयरली इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस।
क्योंकि बहुत कम स्टॉक्स है जो कि मैसिव विनर बनते हैं, जबकि मेजॉरिटी बिलो एवरेज या लूजर से निकलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के रिस्क और रिवॉर्ड को एनालाइज करने के लिए जेपी मॉर्गन हर कुछ सालों में अपनी रिसर्च पब्लिश करती है। यह रिपोर्ट आती है द एग्नी एंड द एस्टेसी के नाम से। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से 2020 तक यानी पूरे 40 सालों में रसल्स 3000 की 40% कंपनियां कैटास्ट्रोफिक फेलियर का शिकार बनी। कैटास्ट्रोफिक फेलियर को जेपी मॉर्गन ने डिफाइन किया है अपनी पीक वैल्यूएशन से 70% की गिरावट और फिर वहां से कभी भी रिकवर ना कर पाना। रिपोर्ट्स की फाइंडिंग में ये पाया गया कि 42% स्टॉक्स ने एब्सोल्यूट नेगेटिव रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। वहीं 66% जो स्टॉक्स थे वो रसल 3000 को अंडर परफॉर्म ही करते रहे। सिर्फ 10% स्टॉक्स थे जिन्होंने इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म किया और 500 प्लस रिटर्न जनरेट करके दिया इन्वेस्टर्स को। अगर सेक्टर वाइज डेटा की मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है कि एनर्जी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंपनी फेलियर रेट देखा गया, जबकि यूटिलिटी सेक्टर सबसे ज़्यादा स्टेबल रहा, जहाँ पे सबसे कम कैटास्ट्रोफिक फेलियर के शिकार बने कंपनियां। अगर इसको मैं इंडियन कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करूं तो आईटी सेक्टर उनका हाई बीटा सेक्टर है यूएस का, हमारे लिए ये हो गया बैंकिंग और फाइनेंस। वैसे ही यूटिलिटी हमारे लिए हो गया एफएमसीजी सेक्टर। चलिए अब देखते हैं लाइफ टाइम रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स को। मेजॉरिटी स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, कुछ परसेंटेज हैं जो इंडेक्स के बराबर परफॉर्म करते रहे और कुछ एक छोटा सा परसेंटेज ही है जो कि मेगा विनर्स आपके मल्टी बैगर्स बने और एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन किया। इसका मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक मेगा विनर पकड़ने की जो चांसेस हैं आपके वो काफ़ी लो है। द ऑड्स आर लिटरली स्टैक्ड अगेंस्ट यू। फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक या दो कंपनी को होल्ड करके बैठते हैं और ये आर्गुमेंट देते हैं कि हम कंपनी को इनसाइड आउट जानते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है फेमिलियरिटी बायस का और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस का। सच्चाई ये है कि अंडर परफॉर्मेंस और कैटास्ट्रोफिक फेलियर को प्रिडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। जेपी मॉर्गन की 2024 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ कि फेलियर सिर्फ उन्हीं कंपनीज में होते हैं जो कि एग्रेसिवली रन करी जा रही हो, ओवर लेवरेज्ड हो या जिनका बिजनेस मॉडल इनहेरेंटली वीक हो, बल्कि मेजॉरिटी फेलियर्स उन कंपनी में भी हुए हैं जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी भी थी, हेल्दी बैलेंस शीट भी थी, रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी ट्रेड वो कर रहे थे और जो एनालिस्ट थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन भी दे रखी थी। मतलब कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक फुल प्रूफ नहीं है। कैटास्ट्रोफिक फेलियर की वजह कई हो सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, जियोपॉलिटिक्स हो गया, कंपनी के फाइनेंशियल कंडक्ट्स हो गए, मैनेजमेंट का बिहेवियर होगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन में स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। जैसा कि आप जानते हैं आजकल इंडियन कंपनीज फॉरेन में एक्विजिशन कर रही है टू गेट पास द अमेरिकन टैरिफ्स और वहाँ पे गलती हो जाए किसी तरह की। दूसरा है इनएबिलिटी टू मोनेटाइज योर यूजर बेस, जैसे कि जूम एक अच्छा एग्जांपल है। 2020 कोविड के टाइम पे बहुत बड़ा यूजर बेस बना था लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर सके। तीसरा है कंपटीशन आपको पछाड़ सकता है, यू मे बी फर्स्ट इन द लाइन, लेकिन आपसे बेहतर कोई एग्जीक्यूशन कर गया तो आप ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव रिस्किंग फंडिंग स्पेशली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बॉटम लाइन ये है कि कैटास्ट्रोफिक फेलियर किसी भी कंपनी को हिट कर सकते हैं, इवन गुड लुकिंग एंड वेल रिकमेंडेड कंपनी। यही कारण है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जो रिवॉर्ड आपको हाई दिखता है वो है नहीं, उसके बदले रिस्क इज एक्सट्रीम। यहाँ मैं दो स्टडीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली स्टडी है मोतीलाल ओसवाल की द ब्रूज्ड ब्लू चिप्स। इस रिपोर्ट में कैटास्ट्रोफिक फेलियर की तो बात नहीं की गई है, बल्कि आपके जो फेवरेट निफ्टी के यूनिवर्स के स्टॉक्स हैं जो बड़े नाम हैं उनके अंडर परफॉर्मेंस, उनके प्राइस करेक्शन और उनकी ब्रूजिंग जर्नी पे डीप इनसाइट दी गई है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आप इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें। दूसरी रिसर्च पब्लिश हुई थी 2017 में, वेल्थ क्रिएटर्स एंड वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स इन इंडिया। इस 15 साल की जो स्टडी है इसके अंदर कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। 2001 में जैसे कि 3774 कंपनियां एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करी थी, वहीं 2016 तक आते आते ये सिर्फ 2400 रह गई, यानी 15 साल के अंदर एक तिहाई कंपनी वॉश आउट हो गई। रिपोर्ट में 100 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन को कट ऑफ माना गया, यानी उस समय 2001 में 100 करोड़ से ऊपर वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन की 372 कंपनियां थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 240 कंपनियों ने ही एक्चुअल वेल्थ बना के दी है। टॉप परफॉर्मर आज के वेल नोन नेम से लाइक कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, शी सीमेंट, एक्सिस बैंक, ये वेल पॉपुलर नोन नेम है आज की डेट में। इन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी 2001 से 2016 तक की।
जो डोमिनेटिंग सेक्टर रहे वो रहे बैंकिंग, फाइनेंस एंड ऑटोमोबाइल्स। वहीं 2008 के बाद आईटी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एंटरटेनमेंट में भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चालू किया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंपनियां भी थी जिन्होंने पूरी तरह से वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। वर्स्ट एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो महानगर टेलीफोन निगम है, MTNL। हालांकि ये स्टडी भी आज जो हम टॉपिक पे बात करें डायरेक्टली उससे रिलेट नहीं करती है, लेकिन एक क्लियर पिक्चर देती है कि कौन सी कंपनी ने वेल्थ बनाई और कौन सी कंपनी ने वेल्थ डिस्ट्रॉय करी। इन स्टडीज से आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेगी। इन सभी रिपोर्ट्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टॉपिक पर इंडियन कंटेक्स्ट में मुझे सिर्फ एक डिटेल्ड रिसर्च आर्टिकल मिला, वो था मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट्स मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड्स वाला, द रिस्क ऑफ ओनिंग एन इंडिविजुअल स्टॉक्स। ये एक नोन फैक्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी इन इंडिया अपने जो इंडेक्स को उसको बीट नहीं कर पाती। इस आर्टिकल में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि दैट ऑड्स आर लिटरली स्टैक्ड अगेंस्ट यू। ग्लोबल बैकड्रॉप में आर्टिकल की शुरुआत 2023 में पब्लिश हुई एक ग्लोबल स्टडी से होती है, जहां 64,000 स्टॉक्स को एनालाइज किए गए और फाइंडिंग्स में यह पाया गया कि 55.2% यूएस स्टॉक्स और 57.4% नॉन यूएस स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं 1 मंथ के यूएस ट्रेजरी बिल को। और पूरी दुनिया में सिर्फ 2.4% स्टॉक्स हैं जिन्होंने 1990 से 2020 तक $57.7 ट्रिलियन की वेल्थ क्रिएट की। अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में बात करूं इस स्टडी के अंदर, तो बेस लिया गया है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, जो कि इंडिया की टॉप 500 बिगेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड कंपनी से। टाइम पीरियड लिया गया सितंबर 2006 से लेकर सितंबर 2023, यानी 17 साल का समय है। इसके अंदर ये पाया गया कि शॉर्ट टर्म होराइजन में जो रोलिंग रिटर्न है 3 महीने के, वहां 54.4% स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन सिर्फ 51.9% स्टॉक्स ही 3 मंथ के ट्रेजरी बिल्स को बीट कर पाए, और सिर्फ 44.2% स्टॉक्स ही थे जो कि BSE 500 को बीट करने में सफल हुए। वही मीडियम टर्म के बारे में बात करूँ, यानी 5 साल के जो है ना रोलिंग रिटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो 65% जो स्टॉक्स थे उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन सिर्फ 54% स्टॉक्स ही थे जिन्होंने ट्रेजरी बिल्स को बीट किया, और सिर्फ 38.6% स्टॉक्स थे जो कि इंडेक्स को बीट कर पाए। लॉन्ग टर्म होराइजन यानी 10 साल का अगर मैं डेटा उठाकर देखूं तो सिर्फ 34.8% स्टॉक्स ही थे जो कि इंडेक्स को बीट कर पाए। तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे टाइम होराइजन हम बढ़ाते हैं, जो आउट परफॉर्मेंस करने वाले स्टॉक्स का परसेंटेज है वो धीरे धीरे घटता रहता है। 3 महीने में 44 था, 5 साल के अंदर ये 38.6 हो गया, और 10 साल में 34.8। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन के इनसाइट्स को समझते हैं और देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स है वो हमें क्या डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एज पर दिस डेटा 500 स्टॉक में से 300 प्लस स्टॉक्स ने BSE 500 के इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है मोर देन 80%। सिर्फ 60 से 65 स्टॉक्स यानी बेयरली 10% के आसपास है जिन्होंने 1000% से ज्यादा का मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दिया है। यह एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो हम JP मॉर्गन के एग्नी एंड द STC के अंदर देख चुके हैं। लगभग 70% जो BSE 500 के स्टॉक्स है उन्होंने 10 सालों में 50% से ज्यादा का ड्रॉडाउन फेस किया है, और 75% से ज्यादा का ड्रॉडाउन मोस्ट कॉमन अकरेंस देखी गई है। वेल्थ क्रिएशन सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टॉक से ही आती है, जबकि मेजॉरिटी कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करते रहते हैं। ब्रॉडर रियलिटी की बात करूं तो ये जो एनालिसिस है सिर्फ BSE के 500 टॉप 500 स्टॉक्स के ऊपर किया गया है, लिमिटेड। सोचिए अगर इंडिया के 6000 प्लस जो माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स अगर उनको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो नंबर्स कितने ज्यादा बदतर आएंगे। कंक्लूजन ये है कि चाहे यूएस का मार्केट हो चाहे इंडिया का मार्केट हो, पैटर्न वही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की ओनरशिप बहुत ज़्यादा रिस्की है। मेजॉरिटी स्टॉक्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। वेल्थ क्रिएशन डिस्प्रोपोर्शनेटली सिर्फ कुछ एक छोटे सेट ऑफ मेगा विनर से ही आती है। इंडियन कंटेक्स्ट में मार्सिलियस की ये स्टडी ये साफ करती कि स्टोरी यहाँ भी अलग नहीं है। अभी तक एक बात साफ हो चुकी है, ड्यू टू पॉजिटिव स्क्यूनेस आपके चांसेस ऑफ पिकिंग अ लूजर rather than a winner is quite high, स्पेशली जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन। मेगा विनर्स, मल्टी बैगर्स पकड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अंडर परफॉर्मेंस एक परछाई की तरह है जो कि आपके पोर्टफोलियो के साथ हमेशा चलती रहती है। यह अचानक से बिना किसी चेतावनी के आपको रैटल आउट कर सकती है, झटका दे सकती है, और कई बार इन्वेस्टर चाहकर भी इस स्टेप से नहीं निकल पाते। लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉमन है इन्वेस्टमेंट का स्टैग्नेट कर जाना, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो जाना, या फिर आपका लॉस इसमें फंस जाना। और अगर आप उन व्यक्ति में से हैं जो बार बार रिलाय करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के लिए, तो मेरे ख्याल से जो डिस्क्लेमर है
ये आपके लिए बिल्कुल सही है दैट पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट में ये बार बार साबित हुआ है कि येस्टरडेज परफॉर्मर रेयरली बिकम्स टुमारोज आउट परफॉर्मर। चाहे प्राइस करेक्शन हो, चाहे वो टाइम वाइज करेक्शन हो, ये सब चीज़ें नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट के लिए। 2021 में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई, इक्विटी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, हाउ मेनी स्टॉक्स आर इनफ, एविडेंस फ्रॉम इंडिया। इस रिपोर्ट में निफ्टी 500 के इंडेक्स को बेस बनाकर 2014 से लेकर 2020 तक के टाइम होराइजन के में 10,000 से ज़्यादा सिमुलेशन रन किए गए। स्टडी का पर्पस था ये चेक करना कि इंडिया में जो पॉपुलर बिलीफ है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स हैं देन यू आर सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड। अगर आप बचना चाहते हैं इडियोसिंक्रेटिक यानी अनसिस्टमैटिक, दैट्स इज मोर देन इनफ। क्या ये चीज़ सच भी है या नहीं है? इस बिलीफ को चैलेंज करते हुए स्टडी में दिखाया गया कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को मीनिंगफुली डाइवर्स करना है विद 90% कॉन्फिडेंस, तो आपको कम से कम 40 to 50 स्टॉक्स चाहिए होंगे। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपको 95 तक बढ़ाना है देन यू रिक्वायर अराउंड 50 to 60% स्टॉक्स। स्टडी में ये भी पाया गया कि 50 स्टॉक्स के बाद जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है वो टेपर होना शुरू हो जाता है, यानी 40 to 50 स्टॉक तक जो रिस्क रिडक्शन है वो क्वाइट शार्प होता है, लेकिन उसके बाद जो मार्जिनल बेनिफिट है वो घट जाता है। यानी 2022 की एक दूसरी स्टडी के अंदर ये पाया गया कि जैसे जैसे आप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाते हैं आपके पोर्टफोलियो के जो एनुअल वॉलेटिलिटी है वो कम होती रहती है और जो रिटर्न्स के अंदर जो वेरिएशन है वो भी कम होता रहता है और आपका पोर्टफोलियो का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मार्केट के एवरेज के पास पहुंच जाता है। बॉटम लाइन ये है कि 15 से 20 स्टॉक्स का जो सेफ डाइवर्सिफिकेशन है वो एक मिथ है। जो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई अगर आपको करना है तो कम से कम 40 से 50 स्टॉक्स मिनिमम आपको चाहिए, और अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो 50 से स्टॉक लेने पड़ेंगे। आफ्टर दिस वंस यू अचीव योर फुल डाइवर्सिफिकेशन, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है वो फिर मार्केट की एवरेज यानी जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसके ऊपर निर्भर करेगा, ना कि आपके फ्लूक्स और लक के ऊपर। तो अभी तक हमने जिन बातों को डिस्कस किया उनसे एक बात साफ है कि कॉन्सेंट्रेटेड गैम्बल खेलने का कोई फायदा नहीं है, ऑड्स आपके खिलाफ हैं पूरी तरीके से। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे हजारों ऐसी कहानियां छुपी हुई जो कि अनसक्सेसफुल थी या कैटास्ट्रॉफिक फेलियर से भरी हुई, लेकिन फिर भी मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आज भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। शुरुआत डाइवर्सिफाइड से ही होती है, लेकिन एक स्टॉक के आउट परफॉर्मेंस से पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जैसे जैसे उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है रिस्क भी बढ़ता है, फिर भी लोग उसको छोड़ने से कतराते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण है टैक्सेशन। डोंट गेट मी रॉन्ग, टैक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और टैक्स को डेफर करने की जो स्ट्रेटेजी है वो भी कभी कभी अच्छी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैक्स कभी ख़त्म नहीं होते। इंडिया में जो इक्विटी टैक्सेशन है वो 0% से आज 12% प्लस 4% सेस पर है और भविष्य में ये रेट कितना होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो असली सवाल ये है, क्या मैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अपने पोर्टफोलियो में अनवांटेड रिस्क को ऐड करूं जिसका खामियाजा फ्यूचर में मुझे ही भुगतना पड़ेगा? और मेजॉरिटी लोग इस सवाल का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। टैक्स के अलावा और कई मेंटल हर्डल्स है जो कि इन्वेस्टर को सही कदम उठाने से रोकते हैं। पहला है रिप्रेजेंटेटिव बायस। लोग फैक्ट्स और स्टडीज को इग्नोर करके अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से आउटकम्स निकालते हैं। दूसरा है एंडोमेंट बायस। जो एसेट वो ऑलरेडी ओन करते हैं उसी के अंदर वो कंफर्ट फील करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से वो बिल्कुल भी बाहर आना नहीं चाहते हैं। तीसरा है डिस्पोजिशन इफेक्ट। जो स्टॉक अपनी पीक से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है उसके बावजूद भी इन्वेस्टर उसको होल्ड करते रहते हैं इसी उम्मीद के अंदर कि जब ये मेरे कॉस्ट प्राइस तक वापस आ जाएगा, रिकवर कर जाएगा, तब मैं इसे सॉल्व ऑफ करके पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा, लेकिन प्रॉफिट आते ही मैं तुरंत बुक करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ये चौथा बायस है। डिस्पाइट एविडेंस अगेंस्ट देम, कि आपके अगेंस्ट है सारा का सारा, आप ये सोचते हैं कि आई एम द यूनिक प्रोडक्ट और मैं ही हूं जो मार्केट को बीट करूंगा, आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग। पांचवा है लॉस अवर्जन। नुकसान का दर्द इतना गहरा होता है कि लोग कभी लॉस को बुक ही नहीं करते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, इंस्टेड ऑफ बुकिंग लॉस उनकी कंपनी, उनके शेयर्स डीलिस्ट हो चुके हैं एक्सचेंज से, लेकिन उसके बावजूद भी वो होल्ड करके रहे। छठी चीज है हर्ड मेंटालिटी। सभी एक डायरेक्शन में चलती है, सभी भेड़ बकरियों की तरह जिधर चल रहे हैं वहीं चलते चले जा रहे हैं। सेवंथ है कंफर्मेशन बायस। इसके अलावा एंकरिंग बायस, रिसेंसी बायस, सर्वाइवरशिप बायस, और ये लिस्ट बहुत लंबी है और ये बायसेस बार बार इन्वेस्टर्स को ट्रैप करते हैं, उनको राइट डिसीजन लेने से रोकते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का जो खेल है
वो देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, लेकिन रियलिटी में द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू। बायसेस, टैक्सेशन फियर्स और इमोशनल ट्रैप्स आपको रिस्क कंट्रोल से दूर लेके जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपकी रियल शील्ड यही है, यही आपको कैटास्ट्रोफिक फेलियर से बचाएगी। विद दिस वी एंड दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ वैल्यू ऐड करी होगी इस वीडियो ने। अगर ऐसा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड हेल्प अस ग्रो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज। इसके अलावा अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिल कर दीजिए एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thanks for watching. Take care. Bye. And I see you in the next video.